नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा यादव अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया द विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आज आप लोगों को मैं इंडियन मैप तथा वर्ल्ड मैप के विषय में थोड़ा बेसिक जानकारी दूंगा। वर्ल्ड मैप क्या होता है? मैप माने होता है नक्शा, मतलब एटलस के अंतर्गत आता है। एटलस जो था एक ग्रीक का राक्षस था जिसको श्राप मिला था कि वह पूरी पृथ्वी का भार उठाएगा, जिसकी वजह से माने आप देखे होंगे कि जिसमें वर्ल्ड मैप रहता है उसमें एटलस, उसको एटलस कहा जाता है। एटलस क्या होता है? माने वर्ल्ड मैप के कलेक्शन को, माने दुनिया के मैप के कलेक्शन को एटलस कहा जाता है। एटलस एक ग्रीक भाषा का राक्षस था जिसे यह श्राप मिला था कि वह पूरे पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठा के रखेगा, जिसकी वजह से उसे एटलस नामक बुक में छापा गया। एटलस बनाने वाले का नाम था मार्केली, जो 6वीं शताब्दी में बनाया था। एटलस के अंतर्गत कई प्रकार के मैप आते हैं, थेमेटिकल, पॉलिटिकल और फिजिकल। थेमेटिकल मैप ऐसा होता है जिसमें किसी एक विशेष को दिखाया जाता है। मान लीजिए जैसे रेलवे लाइन है तो थेमेटिकल मैप में केवल रेलवे लाइन ही दिखाई जाएंगी। फिजिकल तथा पॉलिटिकल मैप में हर राज्य अलग अलग तरीके से बटे होते हैं। जैसे पॉलिटिकल मैप आप पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश अलग होगा, उसका पूरा उत्तर प्रदेश कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म है उसके विषय में बताया जाएगा। महाराष्ट्र कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म है, गुजरात कहाँ से है, नेपाल। माने पॉलिटिकल मैप में हर देश का विभाजन अलग तरीके से दिखेगा, हर राज्य अलग तरीके से विभाजित रहेंगे। हर नेपाल रहेगा तो नेपाल की सीमा कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्या है, सब कुछ अलग अलग दिखेगा। लेकिन फिजिकल मैप में ऐसा कुछ नहीं होता। फिजिकल मैप, यदि पॉलिटिकल मैप आप पढ़े हैं तो फिजिकल मैप आप अंदाजे से वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे मान लीजिए गुजरात यहाँ है तो गुजरात माने अगर यदि आप पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा कि गुजरात यहाँ, लेकिन यहाँ एरिया बटा हुआ नहीं रहेगा। एरिया इसलिए नहीं, इसमें एरिया का कोई पता नहीं रहेगा कि कौन गुजरात है, कहाँ से शुरू है और कहाँ ख़त्म है, बल्कि बस इतना पता रहेगा कि यहाँ इस तरफ गुजरात है। देखिए थेमेटिकल मैप में क्या होता है, फिजिकल मैप में आपको थोड़ा सा भूरा और थोड़ा सा, देखिए भूरा दिखाया है, ब्लू दिखाया है और नीला दिखाया है। इसमें भूरा का अर्थ होता है पहाड़ियाँ। जहाँ ज़्यादा भूरा रहेगा वहाँ लंबी लंबी पहाड़ियाँ होंगी, ऊंची ऊंची, और जहाँ कम भूरा होगा वहाँ छोटी पहाड़ियाँ होंगी। जैसे अधिक नीला रहेगा तो समझ लीजिए समुद्र गहरा है, कम नीला है तो समझ लीजिए समुद्र कम गहरा है। यहाँ पे देखिए यदि इस तरफ देखा जाए, इस तरफ माने अरब सागर की तरफ, तो इस तरफ देखिए इधर थोड़ा कम गाढ़ा है, इसका मतलब यहाँ गहराई कम है समुद्र की। इधर गाढ़ा है, इसका मतलब यहाँ पे गहराई अधिक है। पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में यही अंतर होता है। पॉलिटिकल मैप में राज्य अलग अलग बटे होते हैं, जबकि फिजिकल मैप में कोई राज्य अलग से नहीं रहता। उसमें केवल पहाड़, पर्वत, प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाया जाता है। थेमेटिकल मैप में रेलवे लाइन को दिखाया जाएगा। अब देखिए मैप पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि मैप में क्या क्या है। मैप देखिए इंडियन मैप होता है जिसमें इंडिया के हर राज्य को आपको पढ़ना है, लेकिन वर्ल्ड मैप में आपके हर राज्य को नहीं पढ़ना, बल्कि उन देश के विषय में जानना है थोड़ा थोड़ा। तो आप पहले शुरू करेंगे हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम, किधर उत्तर हो, किधर दक्षिण। जो मैप होता है उसके इस तरफ को कहते हैं पूर्व, और इसके इस तरफ को कहते हैं पश्चिम, और इस तरफ को ऊपर कहते हैं उत्तर और नीचे को कहते हैं दक्षिण। ऊपर उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण। तो इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। इसे कहेंगे अंग्रेजी में ईस्ट, इसे वेस्ट, इसे नॉर्थ और इसे साउथ। चुंबक में जो ध्रुव होता है, चुंबक में ध्रुव होते हैं दो, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो होता है, अब इसी के हिसाब से नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से बीच वाले डायरेक्शन को दिखाया जाता है। बीच वाला डायरेक्शन जब भी आपको लिखना पड़े तो आप केवल चुंबक के ध्रुव याद रखिए, बीच वाला डायरेक्शन आप खुद लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको इस तरफ के डायरेक्शन, बीचों बीच के डायरेक्शन को लिखना हुआ, तो आपको पता है कि दक्षिण पोल होता है चुंबक में पूर्वी, तो दक्षिणी पोल होता है, तो यहाँ आएगा सबसे पहले क्या, दक्षिण, उसके बाद पूरब। तो इस वाले डायरेक्शन को कहेंगे दक्षिण पूर्व। मान लीजिए इस तरफ कहना है तो आपको पता है कि चुंबक में जो पोल होता है उत्तरी पोल होता है, पश्चिमी पोल तो होता नहीं चुंबक में, तो उत्तर और पश्चिम, तो इधर इसे कहेंगे उत्तर पश्चिम दिशा।
और इस वाले दिशा में अगर आएंगे तो इसमें देखिए नॉर्थ पोल होता है, इसलिए इस वाले पोल को कहेंगे उत्तर पूर्वी। और इस तरफ देखिए अगर आप आ गए तो इस तरफ वाले डायरेक्शन को आप कहेंगे, इस तरफ वाले को कहेंगे दक्षिण पश्चिम। तो ये वाला डायरेक्शन हुआ दक्षिण पश्चिम। तो इस तरफ से इस तरीके से नक्शा के अंदर आप दिशाओं को दिखाएंगे। मान लीजिए अगर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो जान रहे थे, आपको केवल कन्फ्यूजन होता है इन दिशाओं में। इन दिशाओं को आप चुंबक के पोल से याद रखिए। यदि चुंबक, आपको पता है कि चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो पहले नॉर्थ आएगा और साउथ आएगा, बाद में उसके साथ बगल वाली दिशा आ जाएगी। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे किसको, आप चुंबक के ध्रुव को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आपको मैप में क्या क्या और जानना है। मैप में देखिए बेसिक जानकारी आज हम आपको बताएंगे, इसके बाद कल से आपका पूरा मैप अच्छे से चलेगा। तो देखिए मैप क्या होता है, मैप में आपको पूरे देश के विषय में थोड़ा बहुत जानना है, माने देश के विषय में, हर देश के विषय में जानना है। अब देश के विषय में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोब क्या है, क्योंकि ग्लोब के ऊपर सारे देश को और महाद्वीपों को, महासागरों को दिखाया गया है। तो आप पहले समझ लीजिए ग्लोब ही लेकर के एटलस देवता अपने ऊपर रखे, माने पूरी पृथ्वी का भार एटलस देवता लेके रखे हैं। उनको श्राप मिला था जिसकी वजह से वह पूरे पृथ्वी का भार अपने ऊपर लेकर दिखाया गया है। एटलस क्या है, ग्लोब में देखिए आपको ये पढ़ना है, ये हो गया ग्लोब। देखिए ग्लोब माने पूरे पृथ्वी को बनाया गया है। अब ग्लोब देखिए, ग्लोब को दो भागों में बांट देना है। अब ग्लोब अगर मान लीजिए कोई पृथ्वी है और पृथ्वी को बीचों बीच से काट दिया जाए, ऐसे यहाँ से यदि पृथ्वी को बीचों बीच से काट दिया जाए तो दो भागों में बट जाएगी पृथ्वी, एक उत्तर में और एक दक्षिण। अभी आपको बताया है पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो अभी नक्शा के हिसाब से, अभी आपको दिशा के हिसाब से एक कौन सा हो जाएगा, उत्तर, और नीचे वाला दक्षिण। तो अब एक ऊपर वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। अब आपको पता है कि जैसे गोला है, गोले को आधा कर दिया जाए तो हो जाएगा अर्धगोला, लेकिन यहाँ अर्धगोला नहीं कहेंगे। आपको जियोग्राफी की भाषा में गोले के आधा को कहा जाता है गोलार्ध। क्या, गोलार्ध। तो यहाँ भी इसका आधा कर दिए हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, गोलार्ध। गोले को आधा का आपने कर दिया तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार अंग्रेजी में गोले को कहा जाता है स्फीयर। स्फीयर माने होता है गोला, और स्फीयर को अगर काट दिया जाए तो कहलाता है हेमी स्फीयर। अगर इसको अंग्रेजी में आप कहना चाहते हैं तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न माने उत्तरी गोलार्ध, और इसको कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर माने दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो दो भागों में काट रही है रेखा, इस रेखा को अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो इसे कहेंगे भूमध्य। भूमध्य, भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीचों बीच से, जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटे और दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, उसे कहेंगे भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा हो गया। भूमध्य माने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटना, लेकिन एक हिंदी का शब्द है और आप पढ़ रहे हैं जियोग्राफी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी में इसको भूमध्य कहा जाएगा, लेकिन इसको जियोग्राफिकल भाषा में विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसको जियोग्राफी की भाषा में विषुवत रेखा कहा जाता है। जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांट दे उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। अब विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री, विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को देखिए, विषुवत रेखा के ऊपर। अब यहाँ से मान लीजिए गोला है, अब इसको आप काटेंगे तो सीधा सीधा नहीं, क्योंकि आप फुटबॉल पे अगर निशान लगाए हैं तो अगर काट रहे हैं सीधा, लेकिन आएगा कैसा, तिरछा। तो 23.5 डिग्री इस वाले अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी ऊपर है तो उत्तरी अक्षांश को कहेंगे क्या, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री ऊपर वाले अक्षांश को कर्क रेखा, जबकि 23.5 डिग्री नीचे वाले अक्षांश को, 23.5 डिग्री नीचे वाले अक्षांश को किस तरफ है, ऊपर था तो कर्क रेखा, नीचे है तो मकर रेखा। इसको क्या कहेंगे, मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, बल्कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। जो सूर्य होता है वो
मकर रेखा से कर्क रेखा, इन दोनों के बीच में ही रहता है। अधिकतम आएगा कर्क रेखा, मकर रेखा तक जाएगा और अधिकतम मकर रेखा तक आएगा। कर्क रेखा से मकर रेखा तक सूर्य अपना प्रकाश देते हैं। सूर्य हमेशा इस कर्क रेखा या और मकर रेखा के इधर पे स्थित होते हैं। यदि मान लीजिए सूर्य यहाँ स्थित हैं, फिर भी सूर्य का प्रकाश जो है वो सूर्य का प्रकाश कहाँ पहुँचेगा, इस कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे रहेंगे तो पूरे मकर रेखा को रोशनी प्रदान करेंगे। यदि मान लीजिए इस यहाँ से चले गए कहाँ, कर्क रेखा में, तब भी इस जगह पे क्या करेंगे, प्रकाश देंगे। और जाते समय इस तरफ से इस तरफ जाते समय सूर्य भगवान इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो मकर रेखा को टच करके जाएंगे, बिना भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को टच किए कर्क रेखा पे नहीं जाएंगे। और फिर यहाँ से यदि मान लीजिए कर्क रेखा पे हैं और घूम करके पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के घूमने की दिशा के साथ साथ यहाँ आ रहे हैं मान लीजिए, तो सूर्य अगर वहाँ से यहाँ आ रहे हैं फिर भी क्रॉस करके आना पड़ेगा किसको, मकर रेखा को। अर्थात इससे ये सिद्ध हो गया कि अगर सूर्य जो है किस पे, विषुवत रेखा पे 2 बार चमकते हैं। तो एक प्रश्न तो यही बन जाएगा आपकी परीक्षा में कि सूर्य जो है वो मकर रेखा पर कितनी बार चमकते हैं, कितनी बार, 2 बार। क्योंकि देखिए यहाँ से एक बार मकर रेखा से कर्क रेखा पे जाते समय भूमध्य रेखा को पार करेंगे और एक बार कर्क रेखा से जब आएंगे तो फिर पार करेंगे। इसका मतलब मकर रेखा पे, विषुवत रेखा पे सूर्य का प्रकाश कितनी बार पड़ेगा, 2 बार। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी, मकर रेखा पे। इसका अर्थ यह है कि मकर रेखा पे जितने भी देश स्थित होंगे, जितने भी देश इस रेखा पे स्थित होंगे, विषुवत रेखा पे, वो सब क्या होंगे, सब पर प्रकाश, यहाँ रहेंगे सूर्य तब भी पड़ेगा, यहाँ रहेंगे तब भी, तो सूर्य का प्रकाश हमेशा यहाँ पड़ता रहेगा। इसलिए यहाँ के लोग जो होंगे थोड़ा क्या होंगे, काले होंगे, यहाँ के लोग काले होंगे। मकर रेखा, विषुवत रेखा पे स्थित जितने भी देश हैं वहाँ के जितने भी लोग होंगे काले होंगे, मंगरैला की तरह थोड़ा थोड़ा काले होंगे। अब अगर मान लीजिए इस तरफ सूर्य भगवान आ गए कर्क रेखा पे, तो कर्क रेखा का देखिए भारत का कुछ कंडीशन इस तरीके से है। भारत के 8 राज्य, देखिए भारत का नक्शा ठीक से नहीं ना आपको समझाने के लिए बना दिया गया है, अभी नहीं समझिएगा सर जी बना नहीं पा रहे। हाँ, भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से है। हाँ, तो देखिए भारत के 8 राज्य, जो 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जितने राज्य हैं 8 राज्य, 8 के 8 राज्य किस रेखा पे पड़ते हैं, कर्क रेखा पे। और कर्क रेखा के नीचे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका इन सब पड़ते हैं और भूमध्य रेखा के थोड़ा नज़दीक हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि यहाँ के लोग क्या होते हैं, थोड़ा काले होते हैं। तो यहाँ के लोगों का काले होने का कंडीशन यही है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास है। अब देखिए यहाँ सूर्य जब यहाँ जाएगा तब भी भूमध्य रेखा पे आके जाएगा और वहाँ से आएगा तब भी भूमध्य, इसका मतलब भूमध्य रेखा पे सूर्य की सीधी किरणें कितनी बार चमकती हैं, 2 बार। तो इससे सिद्ध हुआ कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर अत्यधिक गर्मी होगी। इस तरफ देखिए, इस वाले दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतर देश आपको नहीं मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी कब मिलेगा, पृथ्वी कम है, देश तो है लेकिन पृथ्वी कम है इस तरफ। और ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी ज़्यादा है, भूमि ज़्यादा है, यहाँ आपको ढेर सारे देश मिलेंगे। तो यहाँ देखिए आपको ढेर सारे देश मिलेंगे। इसके ऊपर अब यहाँ देखिए, अब यहाँ सूर्य है, यहाँ से यहाँ तक चलता है, इसका मतलब सूर्य का प्रकाश यहाँ रहेंगे तब भी यहाँ पड़ेगा, यहाँ रहेंगे तब भी यहाँ पड़ेगा और इस एरिया में तो पड़ेगा। इसका मतलब ये जो होगा ये क्षेत्र हमेशा क्या होगा, गर्म रहेगा। ये वाला क्षेत्र क्या होगा, गर्म होगा, क्योंकि यहाँ का जो सूर्य है, सूर्य यहाँ रहेंगे तब भी यहाँ प्रकाश पड़ेगा, यहाँ रहेंगे तब भी। इसका मतलब इस गर्म को कहेंगे क्या, गर्म। लेकिन ये तो हिंदी भाषा हुआ, गर्म जो शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है और आप पढ़ रहे हैं क्या, जियोग्राफी। तो इसलिए जियोग्राफी में गर्म को कहा जाता है उष्ण। क्या कहा जाता है, उष्ण। तो उष्ण, अब इसको कटिबंध कहेंगे, तो इसीलिए इस एरिया को कहा जाता है उष्ण कटिबंधित क्षेत्र। तो क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती रहती हैं इसलिए यहाँ गर्म होगा और गर्मी की वजह से इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधित क्षेत्र। भारत के देखिए कुछ क्षेत्र किस में आते हैं, उष्ण कटिबंधित क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए यहाँ कहा जाएगा उष्ण कटिबंधित क्षेत्र। अब आएंगे ऊपर 66.5 डिग्री, ऊपर वाले 66.5 डिग्री उत्तरी तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी, 66.5 डिग्री उत्तरी
लिखने में अगर दिक्कत हो तो आप लोग समझिएगा, बोल सही रहे ना। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं अंटार्कटिक, आर्कटिक। 66.5 डिग्री उत्तरी को कहते हैं आर्कटिक, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं अंटार्कटिक। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक कहा जाता है। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ, सूर्य की कंडीशन देखिए, यदि सूर्य यहाँ है तो यहाँ क्या होगी, गर्मी होगी। और यदि मान लीजिए सूर्य यहाँ है तो यहाँ गर्मी होगी, तो यहाँ गर्मी कुछ नहीं होगी, क्योंकि सूर्य अभी कहाँ, किस रेखा पे, मकर रेखा पे है। तो यहाँ इस जगह पे क्या होगी, ठंडा पड़ेगा, थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा। मगर अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ चले गए, तो सूर्य अगर मान लीजिए यहाँ है तो इस जगह पे क्या होगी, इस जगह पे ठंडी पड़ेगी, ठंडा होगा मौसम, तो यहाँ ठंडा होगा। लेकिन सूर्य यहाँ है तो इस हिसाब से यहाँ क्या होगा, गर्म होगा मौसम। तो देखिए गर्म और ठंडा आपको संधि विच्छेद में पढ़ाया गया होगा। गर्म और ठंडा तो कहेंगे नहीं कि जियोग्राफी की भाषा में, जियोग्राफी की भाषा में इसे गर्म ठंडा न कह के बल्कि कहेंगे शीत और उष्ण दोनों से मिल के बना है, इसीलिए इसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीतोष्ण। और इसको भी कहेंगे शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। तो ये वाला कौन सा कटिबंध हुआ, शीतोष्ण कटिबंध। क्यों, क्योंकि देखिए सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य भगवान यहाँ है तो यहाँ तो गर्मी रहेगी, लेकिन इस तरफ तो तिरछा जाएंगे प्रकाश, तो यहाँ तो गर्मी नहीं होगी, ठंडा पड़ेगा। जब यहाँ सूर्य रहेंगे तो यहाँ गर्मी, और यहाँ सूर्य चले जाएंगे तो यहाँ गर्मी। तो इस एरिया में जाएंगे तो इस एरिया में गर्मी पड़ेगी और इधर भी गर्मी रहेगा। अगर इस एरिया में आएंगे तो इधर गर्मी पड़ेगी, इधर थोड़ा ठंडा रहेगा। तो दोनों गर्म ठंडा को मिलाकर जियोग्राफी की भाषा में बना दिया गया शीतोष्ण कटिबंध। अब नीचे आ जाइए इस जगह पे, इस जगह पे यहाँ और यहाँ, इस वाले एरिया को कहा जाता है, इस वाले एरिया में देखिए सूर्य का प्रकाश कभी नहीं आता। तो सूर्य का प्रकाश नहीं आता, इस वाले पोल को कहते हैं साउथ पोल और इस वाले पोल को कहते हैं नॉर्थ पोल। इसको ध्रुव कहा जाता है, इसको भी ध्रुव। ध्रुवों पर जो ठंडी होती है भयानक होती है, इसलिए यहाँ जीव जंतु नहीं पाए जाते। इस कटिबंध को कहा जाता है क्या, शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध, शीत। और यहाँ भी कहा जाता है शीत कटिबंध। तो देखिए शीत कटिबंध ये हुआ शीत कटिबंध। शीत कटिबंध को भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग, इसका दो भाग क्या क्या है, एक टुंड्रा और एक टैगा। देखिए टुंड्रा और एक हो गया टैगा। टुंड्रा वहाँ उसको कहेंगे जो ज़्यादा पोल के नज़दीक, जो पोल के ज़्यादा नज़दीक होगा उसे टुंड्रा कहेंगे, और जो पोल से थोड़ा सा दूर होगा इधर उसको कहेंगे टैगा। तो टुंड्रा और टैगा दो प्रदेश होंगे। शीत कटिबंध को दो भागों में बांट दिया गया, माने इसके दो लड़के, इस तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ टुंड्रा और टैगा। टुंड्रा उसे कहेंगे जो माने कि जो एकदम पोल के नज़दीक है वो टुंड्रा प्रदेश हुआ, और जो पोल से थोड़ा सा दूर हुआ उसे टैगा। जो पोल के बिल्कुल नज़दीक होगा वहाँ भयानक ठंडी होगी, इसलिए यहाँ जीव जंतु कुछ पाए नहीं जाएंगे। यहाँ की जो एरिया होगा वो बर्फीला होगा। इस तरीके से आपको पूरा जियोग्राफी पढ़ना है। जियोग्राफी में आपको एक एक देश के विषय में बताया जाएगा। एक एक देश के विषय में बताने के बाद उसकी क्या क्या राजनीतिक महत्व है, पॉलिटिकल, वहाँ क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं, जैसे सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ पाकिस्तान में है, ऐसे सब के विषय में धीरे धीरे आपको जानना है क्या 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 कैसे है। कल इसके बारे में आगे। थैंक यू।